ओके, हेलो स्टूडेंट। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज एक नए राइटर। इन नए राइटर को पहले हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद हम इन्हीं के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको मेजर चीज़ें आपको पता हों, आपके नोट्स भी तैयार होते रहें और आप क्या कहते हैं उन पर साथ में हम लोग प्रैक्टिस भी करते चलें, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि सैटरडे हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि हमारे जो जितने पुराने राइटर्स हैं जो हम रिवीजन कर चुके हैं या जो राइटर हैं ऐसे जिनको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन पर भी हमारी प्रैक्टिस और पकड़ पूरी हो, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरेक वॉलकॉट को। डेरेक वॉलकॉट आपके कौन है? तो डेरेक वॉलकॉट एक आपके राइटर हैं, अफ्रीकन राइटर हैं, और ये इन्होंने क्या लिखा है तो फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका इनकी एक पोम है, बहुत फेमस पोम है और बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट थीम को लेकर के चलती है, ठीक है। अफ्रीकन लोगों का जो एक उनकी इंडिपेंडेंस के बाद जो भी उनके साथ एक आइडेंटिटी क्राइसिस है उसको लेकर के चलती है पोएम, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले हम लोग राइटर के बारे में ही जान लेते हैं कुछ, ठीक है। तो डेरेक वॉलकॉट ये कौन है? तो डेरेक वॉलकॉट हैं आपके एक अफ्रीकन राइटर जिनका लाइफ स्पैन कब का है, 1930 से लेकर के 2017 तक का है, ठीक है। फुल नेम इनका है डेरेक अल्टन वॉलकॉट, ठीक है। नेशनलिटी, इनकी नेशनलिटी अक्सर पूछी जा सकती है कि इनकी जो अफ्रीकन राइटर्स हैं उनकी नेशनलिटी को अक्सर पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। तो इनकी नेशनलिटी क्या है? नेशनलिटी है इनकी कैरिबियन राइटर हैं ये, ठीक है। और ये पोएट हैं, प्ले राइट हैं, और साथ में इनका नोबेल लॉरेट है। नोबेल लॉरेट इनका नोबेल कब इनको मिला? 1992 में मिला, लिटरेचर के लिए मिला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन भी राइटर्स के जिन भी अफ्रीकन राइटर्स को स्पेशली नोबेल प्राइज़ मिला है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। स्टाइल इनका क्या है? तो ये फ्यूज़न करते हैं किसका? यूरोपियन का और यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशन का और कैरिबियन मीन्स अफ्रीकन कल्चर का, ठीक है। और इनकी थीम भी अक्सर ऐसी ही रही है। थीम इनकी कैसी रही है? थीम इनकी ऐसी ही रही है जो कोलोनियलिज्म को डिस्कस करती हो, पोस्ट कोलोनियल आइडेंटिटी क्राइसिस को डिस्कस करती हो, रेस को, हाइब्रिडिटी को, हिस्ट्री को और नेचर को डिस्कस करती रही हो। मेन जो इनकी थीम रहती है वो हमेशा कोलोनियलिज्म और पोस्ट कोलोनियल जो भी अफ्रीकन कल्चर में चेंजेस आए हैं पोस्ट कोलोनियल, उसको डिस्कस करती है, ठीक है। अब अगला जो है ये आपके मेजर वर्क्स दिए हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स इनके क्या है? तो मेजर वर्क सबसे पहले तो इनका है इन अ ग्रीन नाइट। ये क्या है? कलेक्शन है इनका, जिसमें कि आपकी फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका ये पोएम दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये पोएम आपके लिए, ये पोएम तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ये कलेक्शन का नेम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे केवल लाइन ही पूछे, हो सकता है ये भी पूछ ले कि किस कलेक्शन में ये पोएम दी हुई है, ठीक है। तो किस कलेक्शन में ये पोएम दी हुई है? इन अ ग्रीन नाइट, जो कि 1962 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। ओमेरॉस इनका दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि एक एपिक पोम है और ये कैरिबियन आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करती है, ठीक है। और प्ले इनका एक इंपॉर्टेंट है, ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन 1970 में, ठीक है। लेकिन हमें पढ़नी है क्या? हमें ज़्यादा फोकस करना है इनकी पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका पर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है आपकी, और ये 1962 में है, ठीक है। पब्लिश कब हुई थी? तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इन अ ग्रीन नाइट नाम के कलेक्शन में पब्लिश हुई थी 1962 में, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट है माओ अपराइजिंग के ऊपर है, जो कि 1952 से 1960 में हुई थी केन्या में, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, माओ अपराइजिंग का टाइम केन्या में हुई थी और कब हुई थी? 1952 से 1960 में हुई थी, ठीक है। और इसमें किनका स्ट्रगल हुआ था? तो किनका स्ट्रगल हुआ था माओ अपराइजिंग में? तो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स का और किकियू ट्राइब का। इस ट्राइब का नाम भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि डेरेक वॉलकॉट जो है किस ट्राइब के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं? तो किकियू ट्राइब के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है। थीम क्या है? थीम इनकी वही है कि आइडेंटिटी में परेशान है ये कि अफ्रीकन इनकी रूट्स हैं, ठीक है। जो ब्लड है इनका वो अफ्रीकन है, लेकिन अब वो जिस एरा में रह रहे हैं वो वेस्टर्नाइज हो गया है अफ्रीका, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल टाइम के बाद क्या हो गया है? अफ्रीका वेस्टर्न की तरफ हो रहा है, जैसे कि इंडिया में भी हुआ है हमारे, ठीक है। हम वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा मूव ऑन हो रहे हैं, वैसे ही अफ्रीका में हुआ है। तो अब इनके लिए यही आइडेंटिटी क्राइसिस बन गई है कि ये अपने ब्लड को फॉलो करें या अपने कल्चर को, जो कि इस समय चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, उसको फॉलो करें। टोन कैसा है इनकी? टोन
टोन कैसा है, तो कॉन्फ्लिक्ट है इस टोन में, एंग्विश है, वेदना है, वो अपने कल्चर को बचा नहीं पा रहे, वो अफ्रीकन कल्चर को फॉलो नहीं कर पा रहे, इसका भी एंग्विश है, और साथ में गिल्ट है और डिवाइडेड लॉयल्टी है। वो खुद नहीं समझ पा रहे कि उन्हें अफ्रीका के कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए या उन्हें किसका सपोर्ट करना चाहिए, ब्रिटिश कल्चर का ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। और फॉर्म, किस फॉर्म में लिखा गया है, फ्री वर्स में लिखा गया है, इर्रेगुलर मीटर में लिखा गया है। आयरनी और पैराडॉक्स को ये पोयम दिखाती है आपकी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी डाउट आप लोगों को होता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सॉल्व मैनी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। हम जिस टॉपिक को कवर करते जाएंगे, क्योंकि पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं MCQs ही सॉल्व कराऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि मतलब पहले आपको एक नोट्स पता होने चाहिए, एक छोटी चीज़ें आपको छोटी चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, एक बेस आपका प्रिपेयर होना चाहिए, फिर हम लोग MCQs करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में और मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, थीम्स क्या है इनकी, तो थीम्स है कॉलोनियल वायलेंस, ठीक है, कॉलोनियल वायलेंस, ठीक है। और इस पर जो है इनकी लाइंस भी दी हुई हैं कि कौन सी लाइन ऐसा दिखाती हैं कि ये थीम है, क्या कॉर्प्सेस स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। जो लाइंस आपको पता है कि आपका सिलेबस बहुत ही निश्चित है, LT ग्रेड में सबसे ज़्यादा इसकी अच्छी चीज़ यही है कि इसका सिलेबस आपका निश्चित है, लेकिन सिलेबस बहुत ही वास्ट है, हमें जल्दी बहुत सारी चीज़ें कवर करना है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक पोएम को पढ़ें। तो आपको क्या करना है, जो मेन पॉइंटर लाइन्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, जो अक्सर पूछी गई हैं एग्जाम्स में, आपको उनको देखते चलना है, ठीक है। तो कॉर्प्सेस आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। कल्चरल हाइब्रिडिटी को दिखाता है, कल्चरल हाइब्रिडिटी मतलब कि आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाता है। पोएट जो है दो चीज़ों में बटा हुआ है, दो कल्चर्स में बटा हुआ है, अफ्रीकन अफ्रीकन जो उसका ब्लड है उसमें, और यूरोपियन हेरिटेज में, ठीक है। आई हु एम poisoned with the blood of both shall I turn divided in the to the vein, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको केवल याद रखना है, आप की वर्ड्स को याद रखा करें। जैसे ये है पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ, अगर हम ये देख लें तो हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये किस पोएम की लाइन है हमारी, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका की लाइन है, ठीक है। अगला क्या है, गिल्ट एंड डिवीज़न, ठीक है। गिल्ट थीम है इनकी, गिल्ट थीम है और डिवीज़न थीम है। क्वेश्चन ऑफ एलिजियंस, ठीक है। लैंग्वेज लेमा, राइट कृतक, ये पहले राइटर हैं जिन्होंने अपनी लैंग्वेज को 20 से चेंज किया था। उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश से चेंज करके किस में चले गए थे, वो किकियू में लिखने लग गए थे, ठीक है। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है, ये कौन से ऐसे अफ्रीकन राइटर हैं जिन्होंने अपनी लैंग्वेज को मिड अपने करियर में चेंज कर लिया था, तो ये आपके डेरेक वॉलकॉट ही हैं, ठीक है। लैंग्वेज डिलेमा भी है इनके साथ, लिखते हैं किस में, इंग्लिश में, और फिर भी ये क्या करते हैं, कॉलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इंग्लिश ही बोल करके इंग्लिश के लोगों की ही बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अगर इंग्लिश लोगों की बुराई करनी है तो हमें पहले खुद अपने कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। सही भी है ये कहीं ना कहीं डेरेक वॉलकॉट, कि हमें खुद अपने कल्चर को पहले इतना फॉलो करना पड़ेगा और इतना ज़्यादा उसको पढ़ना पड़ेगा ताकि हम किसी और के कल्चर को फॉलो करें ही ना, ठीक है। यूनिवर्सल ह्यूमन वायलेंस अबाउट क्रूएल्टी, रेस एंड पॉलिटिक्स ग्लोबली, ठीक है। इसके बारे में ये बताते हैं, ठीक है। अगला क्या है, इम्पॉर्टेंट इमेजरी एंड सिम्बल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट इमेजरी एंड सिम्बल्स, ये भी कई सारी लाइंस को आपको बताता है। की एग्जाम पॉइंट्स ये हम देख लेते हैं, ठीक है। की एग्जाम पॉइंट्स क्या हैं, तो पब्लिश इन अ ग्रीन नाइट, ठीक है। ये हमको ज़रूर याद रखना है कि किस कलेक्शन में ये पोएम आपकी पब्लिश हुई थी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें बिल्कुल जानना है, हमें बिल्कुल ये चीज़ याद रखनी है कि माओ अपराइजिंग रिबेलियन के टाइम की थी, किसके बीच में हुआ था, तो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के बीच में और किकियू ट्राइब के बीच में हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा ये कब हुई थी माओ रेबेलियन, तो 1952 से 1960 के बीच में हुई थी, ठीक है। मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है इसका, तो मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है आपका, अफ्रीकन जिसकी एंसेस्ट्री है और इंग्लिश कल्चर को उसको फॉलो करना पड़ रहा है, ये इनकी मेन वो है। पोस्ट कॉलोनियल क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। और फेमस लाइन आपकी क्या है, आई हु एम पॉइजन्ड विद द ब्लड ऑफ बोथ, जो कि पूरी तरीके से उनकी आयरनी को दिखाता है, पूरी तरीके से पैराडॉक्स को दिखाता है कि वो अफ्रीकन होते हुए भी कॉलोनाइजर्स को क्या करते हुए एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हुए भी उनको क्या करना पड़ा है, इंग्लिश में ही लिखना पड़ रहा है, उनको उन्हीं के कल्चर को फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये पूरी इसको दिखाती है, ठीक है। रेलेवेंस क्या है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में दिखाती है, ठीक है।
होप सो मैंने बहुत कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आई ये चीज़। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसको एक बार और पढ़िएगा, और अगर आप चाहें तो आपके पास अगर कोई भी नोट्स हो, बुक्स हो, तो आप और डिटेल में पढ़िएगा। कल हम लोग इन्हीं के बारे में, इन्हीं के को लेकर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली यू शुड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। कोई कमी हो तो आप बता सकते हैं, और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।